ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने इनलाइन स्टाइलिंग करना सीखा। उसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर हम जिस भी एट्रीब्यूट, जिस भी टैग को हमने वो करना होता है, स्टाइल करना होता है, उसके अंदर हम ये एट्रीब्यूट लिखते हैं स्टाइल का। ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाना है, फिर उसके बाद जो चीज़ चेंज करनी है वो प्रॉपर्टी लिख देता है। अब यहाँ पे बेसिकली हम CSS लिखते हैं, इनलाइन CSS कहते हैं इसे, जो HTML के अंदर ही होती है उसे इनलाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इस तरह मैं बैकग्राउंड कलर लिखूँगा। सिंटैक्स देख लें आप लोग, कॉलन लगेगा, कॉलन के बाद इस बैकग्राउंड कलर की वैल्यू जो है वो लगेगी। ठीक है, और आखिर में सेमी कॉलन लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब मुझे पैराग्राफ का चेंज करना है, तो पैराग्राफ का भी इसी तरह से चेंज हो जाएगा। मम्मा क्लास ले रहा हूँ यार। हाँ, बैकग्राउंड का भी इसी तरह चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ का भी इसी तरह से चेंज होगा, वही मैंने H1 से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो पैराग्राफ का भी इसी तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब मैं बटन का भी चेंज करके दिखा देता हूँ। बटन पर आए, बटन पे मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया और वही प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक है, बैकग्राउंड कलर और ये कलर नेम रेड कर देता हूँ इसको। ठीक है, सेव किया, ये बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया बटन का। ठीक है, जब हम बटन में बैकग्राउंड कलर लगाते हैं तो इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, जबकि पैराग्राफ में पीछे बैकग्राउंड अलग से चेंज हुआ था। ठीक है, सही है, तो इनलाइन CSS हमने पढ़ ली। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरनल CSS। ठीक है, तो इंटरनल CSS के लिए हम आएंगे, ये मैं क्लास नेम, एक मिनट। ठीक है, ये क्लास नेम पे अभी अब आएंगे, जब तक इसको लगा रहने देता है। यहाँ पर आता है हेड के अंदर, हेड के अंदर मैं टैग लगाऊंगा स्टाइल का। ठीक है, जब हम इंटरनल CSS लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि हेड के अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर नहीं, हेड के अंदर। ठीक है, हेड के अंदर लिखते हैं, स्टाइल का टैग बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मुझे H1 की स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, ये क्लास को भी छोड़ दें, क्लास का मैं समझाऊंगा कि क्लास क्या चीज़ होती है। ठीक है, अभी क्लास को नहीं डिस्कस करते। मुझे H1 की स्टाइलिंग करनी है, मैं आता हूँ यहाँ पे इंटरनल CSS के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS, सिंपल सी H1 लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाए, बस ये है CSS का सिंटैक्स। अब मुझे क्या चीज़ चेंज करनी है H1 की, मुझे भाई इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, कलर की प्रॉपर्टी लिखी मैंने और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, सेव किया, H1 हो जाएगा ग्रीन। सही है, इसी तरह अगर मुझे पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ का कलर भी ग्रीन करना है, तो मैं इसको भी ग्रीन कर दूंगा, ये भी पैराग्राफ भी ग्रीन हो गया। सही है, और इसी तरह बटन की भी स्टाइलिंग होगी, बटन लिख दिया मैंने, बटन की भी स्टाइलिंग हो जाएगी इसी तरह। ठीक है, अब एक मसला है इसमें, ये जो हम H1 लिख के हमने ग्रीन कलर किया है, अब फर्ज करो हमारे पास दो H1 है, ये H1 यहाँ पे नहीं है, ये कहीं और H1 है, ये डिव के बाहर कहीं हमने H1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने दूसरा H1 लगाया है, तो अब हम चाह रहे हैं इसका कलर होना चाहिए रेड, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले का तो हमने H1 को ग्रीन किया हुआ है, तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास। क्लास बेसिकली क्या चीज़ है कि इसमें ना हम अलग से जो भी टैग है उसको नाम दे देते हैं। जैसे इस केस में हम इसको नाम दे दिया, H1 को हमने नाम दे देना है heading 1। ठीक है, heading 1 अब से इसका नाम हो गया है। ठीक है, तो हम जब भी स्टाइलिंग करेंगे तो heading 1 को यूज़ करते हुए करेंगे। कैसे, heading 1 को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं सेव करूँगा, कुछ नहीं होगा, उल्टा वो ग्रीन कलर भी हट गया क्योंकि हमने H1 की स्टाइलिंग हटा दी है। ठीक है, अब जब भी हम क्लासेस में CSS लिखते हैं ना, मतलब क्लास को जब CSS में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, जब भी क्लास का नाम आता है उससे पहले लगा देते हैं डॉट। ठीक है, बस। अब ये heading 1 है, उसमें हमने कलर ग्रीन कर दिया है। ठीक है, देखते हैं सेव करके। क्योंकि यहाँ पे इस H1 को भी मैंने heading 1 नाम दिया हुआ है, तो इसलिए दोनों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। काम करते हैं, इस वाले H1 को दे देते हैं heading 2। ठीक है, अब सेव करते हैं, अब इस पे नहीं होगा क्योंकि इसका नाम heading 2 है और heading 1 सिर्फ इसका नाम है। ठीक है, तो अब heading 2 को मुझे रेड कलर करना है, तो भाई मैं आऊँगा, heading 2 का नाम उठाया मैंने
और सेम इसी तरह से इसको मैंने कर दिया हेडिंग 2। सही है। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, सेम चीज़ है। अब देखो दोनों का अलग अलग कलर हो गया। ठीक है, इसलिए हम क्लासेस यूज़ करते हैं, नाम से नहीं चेंज करते। नाम से CSS नहीं अप्लाई करते, क्लासेस से CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम CSS अप्लाई करके हम बनाएंगे कार्ड। ठीक है, तो पहले इंटरनल CSS पे ही कार्ड बना के देख लेते हैं, इंटरनल CSS पे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शुरू में कुछ कोड कॉपी किया था CSS का, वही मैं लिख देता हूँ और एक एक लाइन करके समझा देता हूँ। ये रहा। ठीक है, ये मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो ऊपर की 2 लाइन है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताएं कि एक्सटर्नल में करने का क्या फ़ायदा होता है? एक्सटर्नल में करने का ये फ़ायदा होगा, अभी देखो कार्ड जो है ना, अभी सिर्फ हमने कार्ड बनाया, तो अभी देखो लाइन कितनी ज़्यादा 50 लाइनों का हो गया कोड। ठीक है, सिर्फ कार्ड बनाया हमने। तो अगर फ़र्ज़ करो हमने पूरी वेबसाइट बना दी तो 1000 लाइनों का कोड हो जाएगा। 500 HTML की लाइन है, 500 CSS की लाइन है, तो इतना ज़्यादा बड़ी फ़ाइल हो जाएगी। तो इसलिए हम CSS को अलग कर देते हैं और HTML को अलग कर देते हैं, तो कोड जो है साफ़ सुथरा हो जाएगा और इतनी ज़्यादा लाइनें देखने की पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, ओके। और एक और फ़ायदा ये भी है कि जैसे ये डिव है, मैं चाह रहा हूँ, चलो इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। एक और फ़ायदा भी है इसका, वो डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो हाँ, तो मैंने ये कुछ स्टाइलिंग लिखी है सिंपल सी। क्या स्टाइलिंग लिखी, यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे हमने एक डिव लगाया है। ठीक है, डिव को मैं डिव की मैंने स्टाइलिंग क्या करी है, बैकग्राउंड कलर लगा दिया एक ग्रे। ठीक है, ये ग्रे ग्रे कलर होता है। यहाँ पे मैं अगर ग्रे लिख दूँ तो ऐसा कलर आएगा डार्क सा। लेकिन जब हमें किसी भी कलर का शेड लगाना होता है तो हम इस तरह हैश की प्रॉपर्टी में लिख देता है, तो इस तरह मुझे लाइट ग्रे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कोई कलर नहीं है कि भाई मैं लिखूँ लाइट ग्रे। ओ, लाइट ग्रे है, लेकिन अगर मुझे इससे भी लाइट कलर चाहिए तो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी हैश करके। और ये अगर मैं होवर करूँ तो VS कोड खुद भी बता देता है कि भाई कैसे जनरेट करनी है आपने। यहाँ पे मुझे रेड का कोई शेड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये वाला शेड चाहिए। ठीक है, अब इसका कोई नाम नहीं है, अगर मुझे शेड चाहिए वाला तो मैं इस तरह से नंबर्स लिखूँगा, इस इस फॉर्मेट में कलर लिखूँगा। ठीक है, इस फॉर्मेट का क्या नाम होता था, एक तो होता है RGB फॉर्मेट, एक होता है अम, इसमें लिखा होना चाहिए वैसे, चलो एक HSL भी होता है, RGB होता है और एक हैश करके इसका कुछ नाम होता है, मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा, जब आएगा तो फिर बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से भी हम कलर लिखते हैं, एक और तरह से भी लिखते हैं RGB, लेकिन ज़्यादातर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने विथ कर दी 100%, नीचे का मैं सब कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ डिव की स्टाइलिंग करता है। ठीक है, विथ कर दी मैंने 100%। अगर मैं विथ जो है 50% कर दूँ, 50% कर दी मैंने, अब ये जो है ना स्क्रीन का आधा हो जाएगा। ठीक है, आधी स्क्रीन जितना 50% ये घेर रहा है जगह। ठीक है, ये थोड़ी सी मार्जिन भी यहाँ पे ऐड है, इसलिए थोड़ा सा राइट हुआ हुआ है। ये मार्जिन क्यों ऐड है, ये देखो वाइट कलर आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये बेसिकली बॉडी की मार्जिन है। बॉडी का टैग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट HTML में मार्जिन आती है, तो वो हम बाद में हटाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने इसकी विथ 50% कर दी है। 50% ये रेड कलर है और 50% ये वाइट कलर है। थोड़ा सा रेड कलर इधर हुआ हुआ है मार्जिन की वजह से, वरना दोनों 50% ही है। ठीक है, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करी ये पैडिंग। ठीक है, पैडिंग का देख लेते हैं। अगर मैं ये वाली, यहाँ पे मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं पैडिंग के अंदर, एक लिखी है 10 पिक्सल, एक लिखी है 20 पिक्सल्स। अगर मैं सिर्फ 10 पिक्सल्स लिखता हूँ तो अब देखो चारों तरफ की पैडिंग जो है 10 पिक्सल्स हो जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट की भी 10 पिक्सल है, राइट की भी 10 पिक्सल है, बॉटम की भी 10 पिक्सल है और टॉप की भी 10 पिक्सल है। लेकिन ये H1 की वजह से ना, H1 की बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है, इसलिए ऊपर का कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है।
ठीक है, वो H1 की मार्जिन हम हटाएंगे तो सही हो जाएगा वो। जब हम ये पढ़ेंगे ना यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो उसमें ये मार्जिन वार्जिन हटा देंगे, ठीक है, अपनी मार्जिन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पैडिंग कर रहे हैं, तो पैडिंग में हमने 10 पिक्सल लिखा, एक प्रॉपर्टी लिखी, अब ये चारों तरफ 10 पिक्सल पैडिंग दे देगा। ठीक है, अब मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ इसे, तो चारों तरफ 20 पिक्सल पैडिंग हो गई है। इसी तरह अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी लिखूंगा ना, इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लिख दी है सी के आगे। अब देखते हैं क्या होता है। देखा, सिर्फ लेफ्ट और राइट की 50 पिक्सल हो गई है और टॉप और बॉटम की हो गई है 20 पिक्सल। ठीक है, जो हम फर्स्ट वाली लिखते हैं वो टॉप बॉटम की होती है, और जो सेकंड वाली लिखते हैं वो लेफ्ट राइट की होती है। इसको मैं बढ़ा देता हूँ और 80 कर देता हूँ, तो सिर्फ लेफ्ट राइट की बढ़ेगी, टॉप बॉटम की 20 पिक्सल ही रहेगी। देखना, सेव करता हूँ, ये देखो सही है। तो अब इसको वापस वैसे ही कर देता है। अ, इस तरह से थी, टॉप और बॉटम की 10 पिक्सल थी, और लेफ़्ट राइट की जो थी वो 20 पिक्सल थी। ठीक है, अब करते हैं हेडिंग की स्टाइलिंग। हेडिंग की स्टाइलिंग को मैं करता हूँ अनकमेंट। अच्छा, ये अनकमेंट कैसे करते हैं? कंट्रोल के से मैं कमेंट करता हूँ, कंट्रोल के से ही मैं अनकमेंट करता हूँ। अभी क्योंकि मैंने पूरे को एक साथ कमेंट किया हुआ है ना, तो अब मुझे पूरे को एक साथ ही अनकमेंट करना होगा, सिर्फ इसको मैं अनकमेंट नहीं कर सकता। देखो अगर मैं करता हूँ तो दोबारा कमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे पूरे को करना है, तो एक काम करता हूँ, बस इसी हिस्से को मैं नीचे लिख देता हूँ, तो अब नीचे वाला पोर्शन कमेंट हो गया और ये वाला खुल गया वापस। ठीक है, तो H1 की स्टाइलिंग में हमने क्या किया, सिंपल हमने कलर की प्रॉपर्टी दे दिया। ठीक है, वही हैश में हमने दे दिया, कलर का पर्पल का कोई शेड दे दिया ऐसा। ठीक है, और टेक्स्ट वाला, अच्छा ये रेड कलर बहुत बुरा लग रहा है, ये वापस ग्रे कर देता है। डी 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 डी, ओके, ओह, डी, ठीक है। तो हाँ, हेडिंग 1 की हमने स्टाइलिंग करनी है, सिंपल हमने कलर की प्रॉपर्टी दे दी है। ये पर्पल का कोई शेड है, इसको मैं पिंक भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ से, और ये हो जाएगा पिंक का शेड हो गया कोई। ठीक है, सेव करते हैं, अब ये पिंक हो जाएगा, पिंक हो गया। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या करता है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन बेसिकली जो भी आपका टेक्स्ट है उसको अलाइन करने के काम आता है। कैसे, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये हो जाएगा लेफ्ट पे। ठीक है, ये लेफ्ट पे हो गया। ठीक है, वन भी लेफ्ट पे आ गया, हेलो वर्ल्ड भी लेफ्ट पे आ गया। ये पैडिंग की वजह से थोड़ा सा गैप है जो हमने डिव को दी थी ऊपर। ठीक है, तो ये लेफ्ट पे आ गया। अब मैं राइट करता हूँ तो भाई ये राइट पे चले जाएगा। ठीक है, एक और होती है जस्टिफाई, वो भी देख, वो पैराग्राफ में देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको वापसी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ को मैं अनकमेंट कर देता हूँ उसी तरह से। ठीक है, अब पैराग्राफ को हमने डॉट पैरा की क्लास दी हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो पैराग्राफ को हमने पैरा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये क्लास है तो इसलिए हम शुरू में डॉट लगाएंगे और क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको मैं करता हूँ जस्टिफाई। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, बहुत कम यूज़ होता है, ये बेसिकली हर लाइन को एक ही विद, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट कर देता हूँ ना, तो ये देखो ऐसा आएगा। ठीक है, हर लाइन की जो विद है वो अलग अलग है, देखो सेकंड लाइन छोटी है, फर्स्ट लाइन बड़ी है, थर्ड लाइन बड़ी है। जस्टिफाई क्या करता है, हर लाइन को एक जैसा कर देता है सिवाय आखिरी की, क्योंकि आखिरी को तो नहीं कर सकता ना। तो हर लाइन एक ही विद की हो गई है, और आखिरी लाइन तो बस वैसी रहेगी, तो हम इसको लेफ्ट ही कर, नहीं इसको सेंटर ही कर देता। ठीक है, तो अब आ जाता है बटन की स्टाइलिंग पे। अब ये मैं कमेंट हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, कमेंट लगाते कैसे हैं, पहले मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, कंट्रोल प्लस स्लैश। ठीक है, इससे अनकमेंट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्लैश वापस दबाऊंगा, इससे कमेंट हो जाएगा वापस। ठीक है, तो अभी मैंने अनकमेंट कर दिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं हटा देता हूँ, एक एक करके मैं वो करता हूँ अनकमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैंने लगाया बैकग्राउंड कलर, तो कलर बैकग्राउंड कलर से ऐसा हो गया, पर्पल का शेड लग गया। ठीक है, कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है,
ये कलर वाइड हो गया। पैडिंग ऐड कर देता हूँ 10 पिक्सल। अब थोड़ा बटन जो है बड़ा हो जाएगा पैडिंग से। चारों तरफ की पैडिंग लगा रहा हूँ इसलिए चारों तरफ 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई 10 पिक्सल। इसको ज़रा 5 पिक्सल कर देता। ठीक है, 5 पिक्सल कर दिया। ठीक है, अब ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, इस ये बॉर्डर है। ये एच टी एम एल के अंदर डिफ़ॉल्ट बटन के साथ बॉर्डर आता ही आता है। तो इसको हम सही कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है एक, उसको हम कर देते हैं नन। सेव करता हूँ, नन हो गया भाई बॉर्डर। सही है। अब हमने करना है, इस बटन को लाना है सेंटर में। ठीक है, अब बटन जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, ये पूरी जगह नहीं घेरता। अगर मैं इसके आगे एक और बटन लगाऊंगा तो इसके बराबर में आ जाएगा। जबकि H1 जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये पूरी जगह घेरेगा। अगर मैं इसके आगे एक और H1 लगाता हूँ तो भाई दूसरा H1 जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, तो ये पूरी लाइन घेरता है। तो अब जो है मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये होता है कि अब ये भी ब्लॉक लेवल हो गया है। ठीक है, अब जब ब्लॉक लेवल हो जाता है तो उसके बाद हम जब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं मार्जिन ज़ीरो। ज़ीरो, ज़ीरो क्या चीज़ है? टॉप बॉटम। ऑटो, ऑटो किस चीज़ के लिए? लेफ़्ट राइट के लिए। ठीक है, वही है पैडिंग वाला जो हमने ऊपर किया था यहाँ पे। टॉप बॉटम के लिए हमने 10 पिक्सल लगाया था और लेफ़्ट राइट के लिए हमने 20 पिक्सल लगाया था। ठीक है, इसी तरह मार्जिन के लिए भी हमने ज़ीरो जो है टॉप बॉटम कर दिया। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ तो देखना बटन थोड़ा सा, क्योंकि ये मार्जिन है तो बटन जो है बटन बड़ा नहीं होगा लेकिन नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, देखो ये सेंटर वाली ऑटो भी लगाया हुआ है ना मैंने, तो ये सेंटर में भी आ गया। ऑटो से क्या होता है कि ये सेंटर में आ जाता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, उसके साथ हम ऑटो लगाएंगे, इस तरह से लिखेंगे तो वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लगा दूँ तो भाई अब देखो नीचे और ऊपर की गैप आ जाएगा। इसको मैं 100 पिक्सल लिख देता हूँ ताकि दिखे वाज़े। ठीक है, बटन के इर्द गिर्द जो है स्पेसिंग आ जाएगी, ऊपर नीचे आएगी। सिर्फ लेफ़्ट राइट पे तो हमने ऑटो लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऑटो की जगह भी मैं 100 पिक्सल कर दूंगा तो भाई इधर भी 100 पिक्सल हो जाएगी, राइट पे भी 100 पिक्सल हो जाएगी और लेफ़्ट पे भी 100 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ऐसा हो जाएगा अजीब सा। हमें चाहिए इसको सेंटर में, तो हम इसको ऑटो कर देते हैं, वो खुद ही सेंटर में आ जाता है। ठीक है, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसी पैडिंग, ऐसी मार्जिन नहीं चाहिए, तो इसको ज़ीरो कर दें। यह हमारा बन गया छोटा सा कार्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमने कुछ छेड़ा था, इसको हम कर देते हैं 80 पिक्सल, नहीं 80% किया। ठीक है, अब इसकी विड्थ जो हो गई 80% हो गई और जो अब बाकी बचा वो 20% बचा है। जो यहाँ पे गैप आ रहा है वो 20% है। ठीक है, अब मैं जितनी भी बड़ी स्क्रीन कर लूँ ये 80% ही रहेगी। मतलब ये जो हिस्सा है, ग्रे वाला जो हिस्सा है वो 80% है और बाकी जो है वो 20% है। ठीक, तो इस तरह से हमने 80% इसकी विड्थ दे दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये जो मार्जिन है, ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन लगी हुई है बॉडी की, इसको हटाना है। ठीक है, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, बॉडी को कर देते हैं अनकमेंट। बॉडी के अंदर हमने जो है कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, बॉडी के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है मार्जिन ज़ीरो। ठीक है, अब ये बॉडी की मार्जिन ज़ीरो करके देखते हैं क्या होता है। ये ओवरफ्लो एक्स हटा देता हूँ मैं, मार्जिन ज़ीरो कर ली, ये लो भाई ज़ीरो हो गई। ठीक है, मार्जिन हट गई बॉडी की। ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट मार्जिन थी वो हमें हटानी पड़ती है। अब ओवरफ्लो एक्स क्या करता है? ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में वो प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारा स्क्रॉलर है वो आ रहा था, तो उसको मैं वापस किस तरह से ला सकता हूँ कि भाई इसको मैं कर देता हूँ, ये जो डिव है इसकी विद मैं कर देता हूँ पिक्सल्स के अंदर। ठीक है, अब आ जाएगा स्क्रॉलर, ये आ गया स्क्रॉलर भाई। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि भाई एक्स एक्सिस पे हमारा स्क्रॉलर आ जाए, क्योंकि जब स्क्रॉलर आ जाता है तो वो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। कोई भी यूज़र आएगा, उसको राइट वाला कंटेंट देखना है तो भाई वो नीचे आके स्क्रॉल करेगा, फिर उधर देखेगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर देखेगा, तो उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। तो ये हमें स्क्रॉलर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि वेबसाइट को उस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए कि भाई अगर वो मोबाइल पे भी खोले ना तो वेबसाइट का कंटेंट सारा सही आए, एक ही
एक ही स्क्रीन पे, उसको ऐसे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो अब ये स्क्रॉलर आ गया। ठीक है, अभी मैं परसेंटेज पे कर दूंगा वापस तो स्क्रॉलर चले जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता नहीं, कभी कभी आ जाता है ये स्क्रॉलर खुद ही आ जाता है। ठीक है, जबकि आपकी विद भी परसेंटेज पे होगी फिर भी आ जाता है। ठीक है, तो उसके उसका सोल्यूशन ये है कि हम कर देते हैं ओवरफ्लो एक्स बॉडी के अंदर। ठीक है, ओवरफ्लो का क्या मतलब है? ओवरफ्लो मतलब कोई भी चीज़ बाहर जा रही हो, मतलब ये जो स्क्रीन है इससे बाहर जा रही है ना ये चीज़, तभी तो स्क्रॉल बार आ रहा है ये। ठीक है, हमारी स्क्रीन कितनी है? इतनी है। ठीक है, चकोर इतनी सी है। ठीक है, अब जो इसका कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो भाई बाहर जा रहा है, इस स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तभी तो ये स्क्रॉल बार आ गया। अब ओवरफ्लो एक्स से क्या होता है कि भाई ओवरफ्लो एक्स मतलब ओवरफ्लो एक्स एक्सिस में, एक और होता है वाई एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस वाला हम छेड़ते नहीं है क्योंकि भाई हर वेबसाइट का वाई एक्सिस पे तो स्क्रॉलर आता है। ठीक है, तो खैर वाई एक्सिस को नहीं डिस्कस करते अभी, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रहता है। ओवरफ्लो एक्स एक्सिस कर दो हाइड। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये स्क्रॉलर गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब वो जो कंटेंट है वो तो मैं देख ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ परसेंटेज पे। ठीक है, परसेंटेज से ये फ़ायदा होता है कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो हो जाती है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो 60% कर दिया मैंने, अब देखो 60% ये विद घेर रही है, 40% ये नहीं घेर रही। ठीक है, अब मैं जितनी भी छोटी स्क्रीन कर लूँ, जितनी भी बड़ी स्क्रीन कर लूँ, ये इतनी ही 60% ही विद घेरेगी। ठीक है, ओवर वो स्क्रॉल बार नहीं आएगा नीचे। ठीक है, अब आ जाता है यूनिवर्सल। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर कोई चीज़ ना भी समझ आए तो रिकॉर्डिंग से देख लेगा। ठीक है, अब आ जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड और पैराग्राफ के बीच में ये जो गैप आ रहा है ग्रे कलर का, ये एक्स्ट्रा, ये तो हमने लगाया ही नहीं है, क्यों आ रहा है? ठीक है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे हेडिंग के साथ मार्जिन लगी हुई होती है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट से मुराद के एचटीएमएल से, एचटीएमएल खुद ही लगा के देता है खुद से। ठीक है, तो हमें उसको हटानी होती है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ हेडिंग 1 पे। ठीक है, इसको मैं मार्जिन कर देता हूँ 0। ठीक है, अब ये जो गैप है ये हट जाएगा, ये देखो। इसी तरह पैराग्राफ का भी कुछ मार्जिन है तो उसके मार्जिन को भी हटा देता है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पैराग्राफ की मार्जिन कर देता हूँ 0। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, अब इसकी मार्जिन भी हट जाएगी, जो ग्रे गैप आ रहा है ये हट जाएगा। ये लो करीब करीब हो गया। ठीक है, अब एक तो ये सोल्यूशन है कि भाई मैं जाऊँ हर हर टैग के अंदर जाऊँ और हर टैग को मैं मार्जिन 0 दूँ। ठीक है, एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा ये है कि भाई मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि भाई हर टैग पे वो अप्लाई हो जाए, जैसे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा, पहले यहाँ से मैं मार्जिन हटा देता हूँ, जो जो मार्जिन मैंने लगाई हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने मार्जिन हटा, अब जो भी मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर पे लगाऊंगा वो हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। H1 पे भी अप्लाई हो जाएगा, पैराग्राफ पे भी अप्लाई होगा, बटन पे भी अप्लाई होगा, और जितनी भी H2 H3 H4 H5 हर किसी पे अप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल सेलेक्टर है और इसको हम एस्टेरिक से लिखते हैं। ठीक है, इसमें मैं कर दिया मार्जिन 0। अब क्या होगा भाई, सबकी मार्जिन हो जाएगी 0। ठीक है, सेम रिजल्ट होगा क्योंकि मैंने नीचे का मार्जिन हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया, तो सेम रिजल्ट कुछ हिलेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, नीचे वाले H1 की भी मार्जिन ख़त्म हो गई, जो को थोड़ा सा करीब आ गया था। खैर, ये पैराग्राफ की हटा देता हूँ, बस सही है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अब मैं इसमें कर देता हूँ कलर लाइट ग्रीन कर दिया मैंने। अब ये हर एलिमेंट पे अप्लाई होना चाहिए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न देख लेते हैं। ठीक है, लाइट ग्रीन मैंने अब लिख दिया, अब हर एलिमेंट का कलर उसूलन वाइट ग्रीन लाइट ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, सेव करके देखते हैं, कुछ एलिमेंट का हुआ है कुछ एलिमेंट का नहीं हुआ। देखते हैं H1 का क्यों नहीं हुआ। ठीक है,
H1 के उसमें आता है, हेडिंग 1 हमने उसे क्लास दी हुई थी तो देख लेते हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर हमने कलर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कलर मैं हटाऊंगा तो वो जो ऊपर लाइट ग्रीन है वो वर्क करेगा, ठीक है। इसको मैं कवर हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। अब ये ग्रीन वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइट ग्रीन है इसको ये वाला कलर ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी नीचे वाली होगी वो वर्क करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक और। ये लाइट ग्रीन में हटा देता हूँ, ये वाला लाइट ग्रीन में हटा दिया, ठीक है। वापस सब नॉर्मल हो गया, ठीक है। हेडिंग 1 पर आता हूँ, इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर में हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। अब कौन सा कलर अप्लाई होगा? एक तरफ हेडिंग, दोनों को मैंने हेडिंग 1 क्लास दी हुई है, दोनों में मैंने सेम प्रॉपर्टी दी हुई है, तो होगा तो कोई एक ना, दोनों तो हो नहीं सकते। तो कौन सा वाला कैंसिल हो जाएगा और कौन सा वाला अप्लाई होगा? जी नीचे वाला अप्लाई होगा। सही, बिल्कुल सही अच्छा, बात है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है इसलिए नीचे वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है और जो ऊपर होता है हाँ वो डिस्कार्ड हो लेकिन जाता पहले वाले को हमने कलर दिया हुआ है तो दूसरा वाला फिर भी अप्लाई होगा क्या? हाँ, दूसरा वाला जो है वो पहले वाले को ओवरराइड कर देगा। सही है। लेकिन पहले वाले में तुमने कलर लिखा हुआ है ना। हाँ, तो पहले वाले में हमने लिख दिया, लेकिन सी एस एस का ये ऐसे ही है कि अगर आप दूसरी दफ़ा कलर दे दो प्रॉपर्टी में तो पहले वाले को वो छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा और दूसरा वाला अप्लाई करेगा, ठीक है। असल चाहे में आप ये ऐसे होता है ना कि आपका ना जितनी भी लाइंस है ना वो पहले से स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाता है। अब जब बिल्कुल ऐसे पहले ही है। देखेगा वो देखेगा जब बैकग्राउंड कलर है वाइट, उसने कहा चलो जी वाइट अप्लाई कर दो। जैसे ही हम्म नीचे आया उसने देखा अच्छा इस क्लास को ये कलर है तो वो कलर कहेगा जी रेड अप्लाई कर दो, मतलब जो भी नीचे है। तो हम्म एट द एंड उसे जो भी मिलेगा ना कलर वही लेटेस्ट अप्लाई करेगा। एक तरह हम्म का ऐसा ही है जैसे हम दीवार पे पेंट करते जा रहे हैं तो जो सबसे ऊपर कलर होगा मतलब जैसे जो सबसे एंड पे हम अप्लाई करेंगे ना तो वही रह जाएगा, जबकि उसके बाकी वाले हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस तरह से ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर कोई और एग्जांपल जहन में आ रही है तो बेशक वो दे सकते हो क्योंकि आई थिंक सो ये यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं सारे। तो इसके एग्जांपल, मेरे ख्याल से सही है। किसी को समझ नहीं आया, कोई ऐसा बंदा है? क्योंकि दोबारा से मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों को मैंने कलर जो है, अच्छा ये सिर्फ कलर पे नहीं अप्लाई होगा, अगर मैं टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे दे दूँ लेफ्ट, ऊपर मैंने दी हुई है सेंटर, ठीक है। तो अब कोड जो है ना चलता है इस तरह से है कि भाई पहले इसने पढ़ा एस्टेरिक पढ़ा, हाँ भाई मार्जिन जीरो करनी है हर जगह से, हाँ भाई मार्जिन जीरो कर दी। फिर उसने वो आया कोड यहाँ पे आया डिव पे, डिव पढ़ा, हाँ भाई डिव की स्टाइलिंग ये कर दी। अब ये आएगा H1 पे, H1 में इसने देखा हाँ भाई कलर ये है, कलर ये कर देता हूँ मैं। फिर अगली लाइन पे आया, उसने देखा अरे कलर तो ये है, फिर उसके बाद ये वाला ऊपर वाले कलर को कर देगा ओवरराइड, ठीक है। तो इसको छोड़ देगा और दूसरा जो प्रॉपर्टी लिखी है उसको अप्लाई कर देगा, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट अलाइन का भी यही है, सही है। तो इस तरह से ये वर्क करता है CSS में। कुछ लैंग्वेजेस में ऊपर वाला अप्लाई हो जाता है, नीचे वाला इग्नोर हो जाता है। कुछ लैंग्वेजेस में भाई एरर ही आ जाता है कि भाई आपने पहले ही कर दिया तो आप क्यों कर रहे हो। लेकिन CSS में कोई एरर नहीं आते, तो HTML में तो बिल्कुल नहीं आते, CSS में तो फिर हाईलाइट कर देता है हमारा VS कोड के भाई ये गलत लिखा है हमने, लेकिन अच्छा, एरर ये नहीं आता। हेडिंग 1 है, इसके अंदर हमने कलर लिखा हुआ है हम्म और फिर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर में भी लिख दें कलर। लिख देता। अगर हम ब्लैक कलर लिख दें तो हाँ लिख फिर देता। इसको छोड़ के सबको ब्लैक कर देगा ना, जो कि देखता इसमें है पहले से देखता हुआ है है। देखता है। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर चला, ठीक है। ये आया भाई, इसने देखा भाई सब सब एलिमेंट्स का कलर करना है ब्लैक। अब ये कर देगा सबको ब्लैक, ठीक है। अब ये नीचे आएगा, नीचे देखेगा भाई हेडिंग के अंदर इसने बोला हुआ है कलर कर दो पिंक, ठीक है। तो अब ये वाला ब्लैक जो है ओवरराइड हो जाएगा इस हेडिंग के लिए सिर्फ, ठीक है।
बाकी किसी में तो पैराग्राफ में मैंने कलर नहीं लिखा हुआ, तो पैराग्राफ बल्कि में ब्लैक ही अप्लाई होगा। हाँ हम्म, तो हमजा, हाँ। हमजा, जी जी। जी जी। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो। आ रही है आवाज। ओके। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ें, समझ क्रॉस आ वो गया? होता है ना। क्या? हेलो। मैं कह रहा हूँ कि इनको ना क्या होता है। आवाज़ अटक गई, दोबारा बोले। हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ आ रही है, बोले। मैं कह रहा हूँ कि इनको ना इंस्पेक्ट से ना दिखा दो वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ओवरराइड हो रही थी ना प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे ठीक क्रॉस है ठीक करके है। बता रहा था कि ये वाली ठीक है कैंसिल हो गई। ठीक है। ठीक है, तो अब हम यूनिवर्सल सेलेक्टर से हटा के यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं वापस। ठीक है भाई, ये ब्लैक मैंने उठाया, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब उसूलन जो है नीचे वाली अप्लाई होनी चाहिए, ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ सेट है। ठीक है, अब देखते हैं भाई यहाँ पे कौन सी वाली अप्लाई हो रही है। यहाँ पे मैं आता हूँ इंस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है, गूगल का ही टूल है। ये गूगल का ही टूल है, तो उसमें जो है हमें जो बैकग्राउंड में HTML है वो हम किसी भी वेबसाइट के ऐसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे HTML लिखी हुई है, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये देखो सारी HTML लिखी हुई है। अब मैं यूट्यूब भी खोलूँ ना तो उसकी भी HTML आ जाएगी। ठीक है, और नीचे आते हैं भाई, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमने H1 की स्टाइलिंग करी है तो भाई इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। हेडिंग 1 इसका नाम दिया था ना हमने, तो देखो कलर जो है ब्लैक अप्लाई हुआ है, और टेक्स्ट अलाइन जो है लेफ्ट वाली अप्लाई हुई है। यहाँ पे आके देख लेते हैं वहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है। देखो हमने हेडिंग 1 लिखा था, उसमें हमने कलर पिंक लगाया था और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया था, लेकिन इसने उसको कट कर दिया कि भाई ये चीज़ ओवरराइड हो रही है नीचे। तो देखो यहाँ पे गूगल का जो टूल है वो भाई बता रहा है कि ये चीज़ ओवरराइड हो रही है, तो आप इसलिए यहाँ पे इसको कट किया हुआ है इसने, इस टूल ने। ठीक है। इवन सामने लाइन नंबर और फाइल भी बता रहा होता है कि ये फलां जगह पे लिखा हुआ है, और हम्म। जो अप्लाई हो रहा है वो फलां जगह पे लिखा हुआ है। तो हम्म। इससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि जब लाइन बाय लाइन चल रहा होता है ना, तो जो सबसे एंड पे उसे मिलेगा वो हम्म। अप्लाई करेगा, हम्म। बाकी सारे कैंसिल कर देगा। जैसे ये है, ये हो रहा है लाइन नंबर 23 पे। वापस आते हैं भाई कोड पे। लाइन नंबर 23 पे क्या लिखा है भाई? हेडिंग 1। ठीक है, अब ये वाला जो है इसने कट कर दिया, क्यों? हाँ। हाँ, तो लाइन नंबर 23 यहाँ पे बता रहा है, तो लाइन नंबर 23 पे हमारा यही कोड लिखा हुआ है। ये देखो लाइन नंबर 23, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, और लाइन नंबर 27 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे भी वही दिखा रहा है कि भाई लाइन नंबर 23 पे आपका index.html की फाइल में लाइन नंबर 23 में आपका ये कोड लिखा हुआ है, और लाइन नंबर 27 के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। क्योंकि ये बाद में आ रहा है, 27 बाद में आ रहा है, इसलिए हमने इसको कर दिया है ओवरराइड। समझ आ गया इस ओवरराइड का कॉन्सेप्ट? इन चीज़ों से ना कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, बस ये सिर्फ ना समझाने के लिए था। हम्म। बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि जो सबसे एंड पे चीज़ उसे मिलेगी वही अप्लाई होगी, ऊपर वाली चीज़ों को वो निगलेक्ट कर देगा, बिल्कुल। इग्नोर कर देगा। हम्म, तो आप 2 दफ़ा अप्लाई करोगे तो भाई नीचे वाली अप्लाई होगी, ऊपर वाली नहीं होगी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ओके, तो भाई हमने मार्जिन जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर पे वापस आ जाता है। यहाँ पे हमने कलर ब्लैक दिया तो इसको हटा देता है। मार्जिन जो है हम दे देते हैं 10 पिक्सल दे देता है। अब हर एलिमेंट की मार्जिन जो है वो हो जाएगी 10 पिक्सल। सेव करता हूँ मैं इसे। ये जो हर एलिमेंट की मार्जिन 10 पिक्सल हो गई। ये अजीब सा इसलिए हो गया क्योंकि
मैंने दी है, चारों तरफ की मार्जिन दे दी है, ठीक है। टॉप की भी 10 पिक्सल है, लेफ्ट की भी 10 पिक्सल है, राइट की भी 10 पिक्सल है, बॉडी की भी 10 पिक्सल है। ये देखो बॉडी का भी मार्जिन आ रही है, डिव की भी मार्जिन है यहाँ पे। तो भाई ये यहाँ पे लगाना मार्जिन ठीक नहीं रहेगा, तो इसको मैं वापस ज़ीरो कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे अब मार्जिन लगानी है, जैसे पैराग्राफ के अंदर लगानी है मुझे, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा दोनों से चिपका हुआ है, तो भाई पैराग्राफ में लगाऊंगा तो दोनों से दूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन। अब मुझे टॉप बॉटम की लगानी है सिर्फ, लेफ़्ट राइट तो सही है, लेफ़्ट राइट पे कोई मसला नहीं है, टॉप बॉटम की लगानी है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 10 पिक्सल्स, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी में लिखूंगा 0 पिक्सल्स, समझ आया। 10 पिक्सल जो है वो टॉप बॉटम की है, और 0 पिक्सल जो है वो लेफ़्ट राइट की है। सेव करता हूँ, तो मैंने कहाँ पे सा मार्जिन जो है यहाँ पर H1 पे अप्लाई कर दिया, सही है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट, रिवीजन ये सारा हमने कर लिया था पहले भी, तो ये बस रिवीजन चल रहा था। अब इसके बाद हम फ्लेक्स पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल जो नए स्टूडेंट है, जिनका जो रिवीजन लेने आए थे, सवाल है तो पूछ लो। बाकी रिकॉर्डिंग भी होगी, तो रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की, तो मसला नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, रिवीजन